नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो हीट से चाहे किसी भी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, हीट से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इससे पहले हम फिजिक्स के ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। जितने भी आप टॉपिक्स देख रहे हैं, मैंने सारे बेसिक से पढ़ा दिए हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। मैंने पूरा फाउंडेशन कोर्स पढ़ाया हुआ है फ्री में। और आज की इस वीडियो में हम ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है, इसको मैं आपको पूरा एनिमेशन की सहायता से समझाऊँगा, उदाहरण की सहायता से इसको पूरा पढ़ाऊँगा। और इस टॉपिक से आपको पता ही है परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहले पूरी वीडियो को आप देखिए और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाइए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऊष्मा होती क्या है, हीट होती क्या है। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि एनर्जी है, जो कि अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है। ये मॉलिक्यूल्स के जो काइनेटिक एनर्जी है, उसके कारण ये उत्पन्न होती है। तो मैं इसके आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे अभी आपके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन 1 मिनट आप साइड में रख दीजिए, मतलब अपने सामने कहीं पर रख दीजिए। अब आप क्या कीजिए, प्रैक्टिकल देखिए कैसे ऊष्मा जनरेट होती है। अपने दोनों हाथों को ना आपस में रगड़ना शुरू कीजिए। जब आप रगड़ेंगे तो क्या होगा, अणुओं की गति होगी और अणुओं की गति से क्या होगा, आपके हाथ में गर्मी महसूस होगी ना। ये क्या हो रहा है, ऊष्मा जनरेट हो रही है। और अब आप अपने हाथों को थोड़ा तेज तेज रगड़ना शुरू कीजिए। जब आप इसको थोड़ा तेज रगड़ेंगे तो क्या होगा, इतनी गर्मी हो जाएगी कि आप हाथों को दोनों हटा देंगे। क्योंकि जैसे हीट जनरेट होती है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। हीट के बढ़ने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। तो यही हीट और टेम्परेचर का रिलेशन है। टेम्परेचर क्या करता है, हीट को मापता है। तो हीट क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है जो कि अणुओं की गतिज ऊर्जा से पैदा होती है। जैसे अभी आपने अगर किया होगा, लाइव एग्जांपल आपने देखी कि जब आप दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को रगड़ते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण एक एनर्जी जनरेट होती है, जिसे हम हीट कहते हैं। और जब इसको आप बहुत तेज रगड़ना शुरू कर देंगे तो हीट इतनी बढ़ जाएगी, जिसे हम टेम्परेचर कह देते हैं। टेम्परेचर से मापते हैं। तो ताप के अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है। ऊष्मा का प्रवाह किसके कारण होता है, पहले टेम्परेचर कम है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो हीट बढ़ेगी। तो ताप का जो अंतर है वही ऊष्मा का प्रवाह है। और ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। जबकि जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, इसका एसआई मात्रक केल्विन होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, पानी को क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो क्या होगा, इसे हीट एनर्जी फ्रॉम द गैस बर्नर वार्म्स द वाटर। जो हीट है वो पानी को गर्म कर रही है। उसी से हीट की जो एनर्जी है ना, उसी से पानी गर्म हो रहा है। और जो पानी गर्म होने के बाद जो ये थर्मामीटर है, इससे क्या इसका टेम्परेचर मापा जा रहा है। तो तापमान और ऊष्मा, इनमें आपको अंतर समझ आ गया ना। तो ऊष्मा क्या है, ऊर्जा है जो पानी को गर्म कर रही है। और ये थर्मामीटर है, ये तापमान को माप रहा है। ये हो गया ऊष्मा और तापमान में अंतर। अब आगे हम समझते हैं, ऊष्मा हमने पढ़ लिया। तो ऊष्मा का मात्रक क्या है। तो जैसे हमने पढ़ा कि जो ऊष्मा है, ये एक प्रकार की एनर्जी का ही रूप है। तो इसीलिए जो एनर्जी का मात्रक है ना, वही ऊष्मा का मात्रक है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक और ऊर्जा का एसआई मात्रक, दोनों का एसआई मात्रक क्या है, जूल है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो ऊष्मा है ना, इसकी अन्य सामान्य इकाइयाँ भी हैं। इसके अन्य भी कई मात्रक हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ऊष्मा के निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा मात्रक है। एक तो हमने पढ़ लिया कि एक मात्रक है जूल। उसके बाद कैलोरी, कैलोरी भी ऊष्मा का मात्रक है। इसे हम किलो कैलोरी भी कह देते हैं। किलो कैलोरी भी ऊष्मा का मात्रक है। और साथ में बीटीयू, बीटीयू क्या है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। संयुक्त राज्य में इसे हीट यूनिट के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी ऊष्मा का ही मात्रक है, बीटीयू। और इसे यूएसए में हीट यूनिट के रूप में जाना जाता है। तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि जो ऊष्मा का मात्रक है, जूल है, कैलोरी है, किलो कैलोरी है और बीटीयू है। तो जैसे जो एक कैलोरी ऊष्मा होती है, ये निकाली कैसे गई है, इसे कहा जाता है कि ये एक कैलोरी ऊष्मा है। तो देखिए, जब 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है ना, उसी को एक कैलोरी ऊष्मा कहा जाता है। यानी कि जब 1 कैलोरी ऊष्मा निकाली गई थी, तो कैसे निकाली गई थी, 1 ग्राम जल को, शुद्ध जल का जो टेम्परेचर था वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया था। तो उससे जो हमें ऊष्मा मिली, उसी को 1 कैलोरी ऊष्मा कहा जाने लगा। और उसी के साथ जो बीटीयू है, यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, ये कैसे निकाला गया, तो 1 पौंड जल का तापमान
जब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ाया गया तो उसके जो हमें आवश्यक ऊष्मा की मात्रा मिली उसी को BTU कहा जाता है। याद रखिएगा, जो हमें कैलोरी ऊष्मा मिली कैसे मिली? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर, और जो BTU ये 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ाने पर जो हमें ऊष्मा मिली ना, उसी को BTU कहा जाता है। अभी हमें पता होता है कि 1 कैलोरी ऊष्मा कितनी होती है या 1 BTU ऊष्मा कितनी होती है, लेकिन इसको निकाला गया होगा ना, प्रैक्टिकली निकाल कर बताया जाता है कि ये कितनी ऊष्मा होती है। अभी तो हम इसका मान याद कर लेते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ऊष्मा निकली कैसे। तो देखिए, जो 1 कैलोरी ऊष्मा होती है ना, वो 4.18 जूल के बराबर होती है। ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जितने भी यूनिट मैंने लिखे हैं, डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि 1 कैलोरी ऊष्मा कितने जूल के बराबर होती है? तो 1 कैलोरी ऊष्मा 4.18 जूल के बराबर होती है। और जो 1 जूल होता है, ये कितनी कैलोरी के बराबर होती है? तो 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होती है। यहाँ पर क्या है कि 1 कैलोरी, कैलोरी कितने के बराबर है? जो कैलोरी है ना, वो जूल से बड़ी है। तो 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर है। लेकिन जो 1 जूल है, वो 0.24 कैलोरी के बराबर है। उसके बाद है 1 किलो कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? तो 4.18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 जूल के बराबर। याद रखिएगा, अगर ये पूछ लिया जाए कि 1 किलो कैलोरी कितने जूल के बराबर है, तो ये हमने देख लिया। अगर ये पूछ लिया जाए कि 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है, तो 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती है। जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम होते हैं। उसी प्रकार 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है? तो 1000 कैलोरी होती है। लेकिन अगर आपसे जूल पूछ लिया जाए, तो जूल कितने होते हैं? तो 4.18 10 की पावर 3 जूल इसमें होते हैं। याद रखिएगा। देखिए, 10 की पावर 3 कितना हो गया? तो 1000 को 10 की पावर 3 कहते हैं। और वैसे भी 1 कैलोरी में, इसको आप तोड़ के पढ़िए ना, ये क्या है? 1 किलो कैलोरी। तो अगर आप देखेंगे 1 कैलोरी में जूल कितने होते हैं, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। लेकिन पूछा क्या गया है? 1 किलो कैलोरी, और किलो में कितने जूल होंगे? तो 1000 जूल होंगे। उसी को हम 10 की पावर 3 कह देते हैं। तो ईज़ी है ना? आपको बस इसको तोड़-तोड़ के बताया गया है। 1 कैलोरी में 4.18 जूल, और 1 किलो कैलोरी में 4.18 जूल तो होगा ही, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, जिसे हम 1000 कैलोरी कहते हैं। तो कई बार 4.18 को 4.2 लिख दिया जाता है, तो राउंड ऑफ कर देते हैं ना, जैसे 4.18 है, तो राउंड ऑफ करके हम 4.2 भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा, वो गलत नहीं होगा, वो भी सही है। 4.18 उसको राउंड ऑफ करके हम 4.2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद है एक ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई, यानी कि BTU, इसमें कितनी कैलोरी होती है? तो एक BTU में 252 कैलोरी होती हैं। ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। रेलवे, SSC, स्टेट PCS, बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आगे अब हम ऊष्मा संचरण की विधियाँ देख लेते हैं। हीट ट्रांसमिशन की विधियाँ देख लेते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हीट ट्रांसमिशन की 3 विधियाँ हैं: चालन, संवहन और विकिरण। तीनों को एक-एक करके हम उदाहरण के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चालन, जिसे हम कंडक्शन कहते हैं। तो चालन क्या होता है? ऊष्मा संचरण की विधि, मतलब कि ऊष्मा का संचरण कैसे होगा, हीट का ट्रांसमिशन कैसे होगा। तो पहली विधि है चालन। तो ऊष्मा चालन हमेशा अधिक तापमान से कम तापमान की ओर होता है। मान लीजिए कोई लोहे की रोड है, तो उसमें जो ऊष्मा का ट्रांसमिशन होगा, पहले जहाँ से आप गर्म करेंगे, यहाँ पर अगर आप गर्म करेंगे तो इसका तापमान बढ़ जाएगा, तो उसके बाद ये जो इसका ट्रांसमिशन है वो अधिक तापमान से कम तापमान की ओर होगा। जैसे आप इसमें देखिए, ये एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर एक बर्नर है, इसमें आग लगाई गई है और ये एक लोहे की रोड है। तो जब इसे हम गर्म करेंगे, पहले यहाँ से गर्म होना शुरू होगा, यहाँ से गर्म होना शुरू होगा। जैसे अब देखिए, आप यहाँ से गर्म होकर आगे की ओर ये गर्मी बढ़ेगी, ऊष्मा बढ़ेगी। तो अधिक तापमान से हमेशा कम तापमान की ओर ऊष्मा का चालन होता है, हमेशा ही, याद रखिएगा। ये इसका एक एग्जाम्पल है। तो आगे क्या है कि जब किसी धातु की छड़ के एक सिरे को ऊष्मा प्रदान की जाती है, तो सर्वप्रथम ऊष्मा ग्रहण करने वाला सिरा गर्म हो जाता है। पहले जहाँ पर ऊष्मा मिल रही है वो सिरा गर्म हो जाएगा, जबकि दूसरा सिरा कुछ देर बाद गर्म होता है, जबकि ये वाला सिरा कुछ देर बाद गर्म होगा। पहले कौन सा सिरा गर्म होगा? जहाँ पर उसे ऊष्मा मिल रही है। उसके बाद कुछ देर बाद ये सिरा गर्म हो जाएगा। इसी को हम चालन विधि कहते हैं। इसका एक और अच्छा सा एग्जाम्पल है जो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप देखेंगे कि कोई बर्तन जब आप गैस पर रखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं पैन रखा हुआ है गैस पर, इस पर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर गर्म हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो इसकी ऊष्मा है इसके हैंडल तक पहुँच जाती है ना। तो जब इसको आप हाथ लगाते हैं, आपके हाथ में मतलब गर्म महसूस होता है, आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं।
इसीलिए ज़्यादातर जो भी बर्तन होते हैं, यहाँ पर प्लास्टिक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, ताकि आपको ऊष्मा महसूस ना हो। तो आप देख रहे हैं ना कि जब भी यहाँ पर आग लगी, वैसे तो ऊष्मा यहाँ पर पहले यहाँ पर इसको गर्मी देगी, धीरे-धीरे क्या होगा, ये ऊष्मा का चालन होगा और आगे बढ़ते-बढ़ते ये हैंडल को भी गर्म कर देगी। तो जैसे ही आप हैंडल को हाथ लगाएँगे, आपके हाथ में गर्मी महसूस होगी, आपका हाथ जल जाएगा। ये क्या हो रहा है? ऊष्मा का चालन हो रहा है और ऊष्मा का चालन किसमें होता है? ठोस में होता है। याद रखिएगा, सॉलिड चीज़ में होता है। जैसे धातु है, इसमें ऊष्मा का चालन हुआ, ये भी धातु है। 2 चीज़ में ऊष्मा का चालन होता है। पहला एक सिरा जो कि ऊष्मा के संपर्क में होता है, वो गर्म होता है। धीरे-धीरे ऊष्मा का चालन आगे की ओर दूसरे सिरे पर होता है और ये भी गर्म हो जाता है। ये कंडक्शन विधि है। मैंने पूरा उदाहरण से आपको समझा दिया। और भी डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे जब छड़ का एक सिरा गर्म किया जाता है, तो छड़ के पदार्थ के अणुओं में कंपन का आयाम बढ़ जाता है और इस कारण से जो अणु होते हैं अपने बगल के अणु से टकराते हैं और प्रत्येक टक्कर में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है और इस प्रकार छड़ का एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का संचरण होता है। इसे ही चालन कहते हैं। और बारीकी से मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, कोई वस्तु ठोस कब होती है? ठोस तब होती है जब जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, वो एकदम करीब-करीब होते हैं। तभी तो वो वस्तु ठोस होती है ना, अणु एकदम करीब-करीब होते हैं। तो चालन में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर देखिए, एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती के आगे समझ लीजिए ये कोई ठोस वस्तु है। उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स इसमें आपको दिखाए गए हैं, अणु आपको दिखाए गए हैं। तो अणु क्या होगा, ये रेड कलर मतलब कि गर्म हो गया, ब्लू कलर मतलब कि अभी वो ठंडा है। तो पहले क्या होगा, जो इसके समीप वाला अणु है ना, वो गर्म होगा और धीरे-धीरे वो ऊष्मा आगे की ओर बढ़ाएगा और बाकी के अणु भी गर्म हो जाएँगे। जैसे दोबारा देखिए, ये गर्म हुए, उसके बाद जो नीले-नीले अणु हैं, ये भी उसके संपर्क में आते ही गर्म होने लगे। तो ये क्या हो रहा है? ऊष्मा का चालन हो रहा है। एक अणु से जो ऊष्मा है, आगे अणु तक बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो अणु होते हैं ना, वो अपनी जगह से हिलते नहीं। आप देखेंगे जैसे ये अणु हैं, ये अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। ये ऊष्मा का जो चालन है, संचरण है, अपनी जगह पर रहते ही आगे की ओर बढ़ा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो अणु है, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, नहीं। वो अपनी जगह पर ही रहेगा, अणु कहीं पर जाएगा नहीं। लेकिन जो अणु है, वो ऊष्मा का संचरण आगे की ओर करता रहेगा। जैसे ऐसे समझिए, कड़ी है, पहले ये गर्म हुआ, फिर इसके बगल वाला अणु गर्म हुआ, फिर उसके बगल वाला, फिर उसके बगल वाला। इस प्रकार जो ऊष्मा का चालन है, वो आगे की ओर होता रहेगा, लेकिन जो अणु है, वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो आगे देखते हैं, तो यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है, जहाँ ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना अणुओं की गति के होता है। याद रखिएगा, बिना अणुओं की गति के। मैंने आपको उदाहरण से समझा दिया, एनिमेशन की सहायता से। और ठोस में जो ऊष्मा का संचरण होता है, इस विधि द्वारा होता है और यह ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी गति है। यानी कि जैसे हमने पढ़ा, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, जिसमें से हम पहली विधि पढ़ रहे हैं, चालन। और यह ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी गति है, यानी कि इसमें ऊष्मा सबसे धीमी गति से आगे की ओर बढ़ती है। पहले ये गर्म होगा, फिर आगे गर्म होगा, फिर आगे, मतलब धीमी विधि है, सबसे स्लो विधि है तीनों विधियों में से। तो आगे देखिए, इसके उदाहरण कौन-कौन से हैं। तो शीत ऋतु में जो लकड़ी, यानी कि सर्दियों के मौसम में लकड़ी व लोहे का ताप, टेम्परेचर समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। तो आप देखते हैं कि एक लोहे की कुर्सी है, मान लीजिए, और एक लकड़ी की कुर्सी है। तो ठंडी के मौसम में अगर दोनों कुर्सियाँ बाहर होंगी, तो आप देखेंगे कि जो लोहे की कुर्सी होगी, वो जल्दी गर्म होगी। क्यों गर्म होगी? उसका उदाहरण क्या है? चालन का उदाहरण है, ये धातु है और जो लकड़ी है, ये धातु नहीं है। ठोस में ही जो चालन का उदाहरण हमें पढ़ा ना, वो ठोस वस्तु में ही होता है। और धातुओं में देखेंगे आप कि जो लोहे की कुर्सी है, वो जल्दी ठंडी होगी, लकड़ी की कुर्सी के मुकाबले। और चीनी की मिट्टी के प्याले में चाय पीना, धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। क्योंकि जो धातु का प्याला होता है, उसमें आप चाय डालेंगे, तो धातु चाय क्या करेगी? गर्मी आगे ट्रांसफ़र करेगी। तो पूरे जो चाय की प्याली है, अगर वो धातु की होगी, जल्दी गर्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो चीनी मिट्टी की होगी, तो इतनी जल्दी गर्म नहीं होगी। कंक्रीट की छत वाला मकान गर्मियों में अधिक गर्म व सर्दियों में अधिक ठंडा महसूस होता है। ये किसके उदाहरण हैं? ये चालन के उदाहरण हैं। तो आशा करता हूँ आपको चालन समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया। इस तरह की वीडियोस आपको कोई पेड वीडियो में भी नहीं पढ़ाएगा, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और मेरी वीडियोस भी फ्री नहीं है। मेरी वीडियो की फीस क्या है? आपकी डेडिकेशन, आपकी मेहनत और आपकी जॉब। अब आगे चलते हैं। चालन के बाद हम देखते हैं संवहन। तो दूसरा मेथड है संवहन, जिसे कहते हैं कन्वेक्शन। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं ना, पहली विधि हमने पढ़ ली, कौन सी? चालन। और दूसरी विधि क्या है? संवहन। और एक बात याद रखिएगा, जो चालन विधि है ना, चालन विधि
ये किस में होती है? ये ठोस में होती है, याद रखिएगा। ये हमेशा ठोस में होगी। और जो संवहन विधि है, जो हम पढ़ रहे हैं दूसरी विधि, ये हमेशा द्रव और गैस में देखने को मिलेगी, याद रखिएगा। ये द्रव और गैस में देखने को मिलेगी। और जो चालन विधि है, ये ठोस यानी सॉलिड में देखने को मिलेगी। जो संवहन है, ये द्रव लिक्विड और गैस में देखने को मिलेगी। ये भी याद रखिएगा। तो इसको हम इरेज कर देते हैं और पढ़ते हैं कि संवहन होता क्या है। ये तीनों ही विधियाँ इंपॉर्टेंट हैं, एक एक करके हम इन्हें पढ़ रहे हैं। चालन हमने पढ़ लिया, संवहन क्या होता है। तो देखिए, जब किसी द्रव या गैस को गर्म किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा है द्रव और गैस कौन सी विधि होगी? संवहन विधि होगी। तो जब किसी द्रव या गैस को गर्म किया जाता है, तो द्रव या गैस का वह भाग जो ऊष्मा के संपर्क में पहले आता है, वह गर्म होकर हल्का हो जाता है। अभी मैं आपको एनिमेशन की सहायता से समझाऊंगा, पहले आप समझ लीजिए कि है क्या। कि जब किसी द्रव या गैस को गर्म करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि द्रव गैस का वह भाग जो कि ऊष्मा के संपर्क में है, जो कि जैसे आग के संपर्क में है, ये क्या होगा? जाहिर सी बात है, गर्म हो जाएगा और गर्म होकर हल्का हो जाता है। जिसके बाद ये ऊपर उठने लगता है तथा इन भागों के कणों का स्थान लेने के लिए ऊपर वाले जो भारी कण हैं, जिनका टेम्परेचर अभी कम है, वो नीचे आने लगते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक पूरा पदार्थ का टेम्परेचर एक समान नहीं हो जाता। ये पूरा संवहन मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया। बुक में आप पढ़ेंगे तो उसकी डेफिनेशन इस प्रकार नहीं होगी, बुक में इस प्रकार नहीं समझा होगा। तो अभी हमने जो पढ़ा उसको मैं आपको एनिमेशन की सहायता से समझाता हूँ, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो ये पानी का बर्तन है, जिसमें पानी को उबाला जा रहा है और नीचे से इसे ऊष्मा दी जा रही है। तो ऊष्मा के मिलते क्या होगा? जो नीचे के अणु हैं, देखिए आप, तीनों अणु ऊपर जाकर यानी गर्म होकर ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि हल्के हो जाएंगे। और ऊपर के भारी अणु नीचे आ जाएंगे और ये भी ऊष्मा के संपर्क में आते ही गर्म होकर ऊपर चले जाएंगे। तो क्या होगा कि जो नीचे के अणु हैं, जैसे तीनों अणु आप देखेंगे कि पहले नीचे थे, गर्म होकर ऊपर चले गए हल्के होकर, और जो भारी अणु हैं वो नीचे आकर गर्म हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक सभी अणु गर्म ना हो जाएं, क्योंकि अणुओं से मिलकर पानी बना है। जब तक सारा पानी गर्म ना हो जाए, सबका टेम्परेचर एक समान ना हो जाए, ये प्रक्रिया चलती रहती है। पहले जो नीचे के अणु होते हैं वो गर्म होकर हल्के होकर ऊपर जाते हैं, ऊपर के भारी अणु नीचे आते हैं, ऊष्मा के संपर्क में आते ही ये भी गर्म हो जाते हैं और ऊपर जाएंगे। ये पूरा संवहन की प्रक्रिया होती है। जैसे इसमें आप देखिए कि पानी जो गर्म होगा, लाल कलर से आप देख रहे हैं, ये अणु ऊपर जाएंगे, ऊपर के जो नीले अणु नीचे आएंगे, ये भी आग के संपर्क में आएंगे, गर्म होते रहेंगे। ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक पूरा पानी गर्म ना हो जाए। तो ये क्या है? संवहन विधि है, जिसमें द्रव या गैस को गर्म किया जाता है और जो द्रव या गैस के अणु होते हैं, ये ऊष्मा के संपर्क में आते ही हल्के हो जाते हैं, हल्के होने के बाद ऊपर जाते हैं, ऊपर के जो भारी अणु होते हैं वो नीचे आते हैं, फिर ऊष्मा के संपर्क में आकर वो गर्म होकर ऊपर चले जाते हैं। और यह प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रहती है, जिसे हम संवहन कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये डायग्राम और एनिमेशन से समझ आ गया होगा कि ऊष्मा का संवहन क्या है। तो ऊष्मा का संवहन यह ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणुओं की गति के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट है। चालन में हमने क्या पढ़ा था कि अणुओं की गति नहीं होती है। जैसे ये अणु है, उसके बाद ये अणु अपने साथ वाले अणु को गर्म करेगा, वो इसको गर्म करेगा। अणुओं की गति नहीं हो रही। लेकिन संवहन में क्या है? अणु हल्के होकर ऊपर जा रहे हैं, भारी अणु नीचे आ रहे हैं, अणुओं की गति हो रही है ना। तो संवहन में मॉलिक्यूल्स की गति होती है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। इन चालन में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होती। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बारीकी से जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि अणुओं की गति किसमें होती है या किसमें नहीं होती। और द्रव और गैस में ऊष्मा संचरण की इसी विधि द्वारा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि ठोस में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि के द्वारा होता है, द्रव और गैस में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि के द्वारा होता है। और चालन की तुलना में इसमें ऊष्मा का संचरण अधिक तेजी से होता है। तो चालन की अगर तुलना की जाए कि चालन या संवहन में ऊष्मा का संचरण किसमें तेज होता है, तो संवहन में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन से थोड़ा तेज होता है। याद रखिएगा, क्योंकि इसमें अणुओं की मूवमेंट हो रही है। तो जब अणुओं की मूवमेंट होगी तो जाहिर सी बात है, इसमें जो प्रक्रिया होगी थोड़ी तेजी से होगी। तो जैसे ये उदाहरण है कि जब हम किसी बर्तन में जल को गर्म करते हैं, तो संवहन के कारण बर्तन के नीचे वाले कण ऊष्मा लेकर ऊपर आ जाते हैं और ऊपर वाले कण नीचे चले जाते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक सारा जल का तापमान एक समान नहीं हो जाता, अर्थात जल गर्म नहीं हो जाता। इसका उदाहरण है। तो एक उदाहरण मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए आप बता पाते हैं नहीं। तो उदाहरण क्या है कि चाय की केतली, चाय की केतली, मेरी लिखावट पर मत जाइएगा, कि चाय की केतली में जो चाय है वो किस प्रक्रिया से गर्म होती है। तो चाय की केतली में
जो चाय है ना वो किस प्रक्रिया से गर्म होगी, तो वो संवहन की प्रक्रिया से गर्म होगी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चाय की केतली में जो केतली है वो किस प्रक्रिया से गर्म होगी, वो चालन। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये चाय बन रही है इसके अंदर और ये केतली है, बाहर का जो बर्तन है ये केतली है चाय की। तो चाय की केतली के अंदर जो चाय है वो तो संवहन की प्रक्रिया से गर्म होगी ना। लेकिन जो बाहर की केतली है, जो उसका बर्तन है, तो ठोस है, वो चालन की प्रक्रिया से गर्म होगा। तो चाय की केतली में जो चाय है वो संवहन की प्रक्रिया से गर्म होगी। लेकिन चाय की केतली की जो केतली है वो चालन की प्रक्रिया से गर्म होगी। ये थोड़ा डीप हो गया, लेकिन आपको समझ तो आ गया होगा। तो उसके बाद संवहन के बाद हम विकिरण देखते हैं कि विकिरण विधि क्या है। ये तीसरी विधि है। तो विकिरण विधि में ऊष्मा बिना किसी माध्यम के सीधे किरणों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा करती है। तो चालन और संवहन दोनों में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, अणुओं की जरूरत है ना। लेकिन विकिरण में चाहे माध्यम हो या माध्यम ना हो, जरूरत ही नहीं है। विकिरण में माध्यम की अगर है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। तो विकिरण विधि में ऊष्मा बिना किसी माध्यम के सीधा किरणों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा करता है। और इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण यदि कोई माध्यम होता है तो वो गर्म नहीं होता। मतलब अगर माध्यम है भी तो माध्यम को बिना गर्म किए हुए ये सीधा अपने टारगेट तक पहुंचती है। और यह संचरण प्रकाश की भांति विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा होता है। तो सीधा इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये आप समझ लीजिए। तो ऊष्मा संचरण की है सबसे तेज विधि है, ये याद रखेगा। तो जो हमें सूर्य की ऊष्मा प्राप्त होती है ना पृथ्वी पर, वो रेडिएशन के माध्यम से ही प्राप्त होती है। उसी को विकिरण कहते हैं। जो सूर्य की किरण है हमारी पृथ्वी को गर्म करती है, जो हमें टेम्परेचर फील होता है, जो हमें ऊष्मा मिलती है, वो क्या है? वो रेडिएशन है, विकिरण है। विकिरण का एग्जाम्पल है जैसे आग की भट्टी जल रही है, उसके बगल में सर्दियों में क्या होता है, आग जल रही है और हम खड़े होकर सेकते हैं ना आग को। तो हम आग को टच तो नहीं कर रहे, आग से हमारी दूरी है, तो तब भी हमें टेम्परेचर फील हो रहा है ना, ऊष्मा फील हो रही है। ये क्या है? ये विकिरण का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। तो विकिरण का एग्जाम्पल याद रखिएगा, यही एग्जाम में पूछा भी जाता है। जैसे इसके उदाहरण देख लीजिए, विकिरण के क्या है पूछे जाते हैं एग्जाम में कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में ही पहुंचती है। और भट्ठी में आग जलाने पर जो उसकी ऊष्मा होती है ये मनुष्य तक विकिरण के माध्यम से ही पहुंचती है। हम जो आग सेकते हैं तो जो हमें ऊष्मा मिल रही है ये भी विकिरण की सहायता से। सूर्य के द्वारा जो हमें ऊष्मा मिल रही है ये भी विकिरण की सहायता से। मतलब कि इसमें हम फिजिकली उस चीज़ को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ऊष्मा मिल रही है। ये क्या है? विकिरण की सहायता से। तो देखिए, जो ऊष्मा के संचरण की विधि है वो सबसे तेज किस में होगी, तो वो विकिरण में सबसे तेज विधि होगी। विकिरण के बाद क्या आएगा? संवहन। और संवहन के बाद क्या आएगा? चालन। तो चालन में सबसे स्लो है स्पीड, उससे ज़्यादा किस में? संवहन में। और सबसे ज़्यादा विकिरण में। तो सबसे फास्ट, सबसे तेज ऊष्मा संचरण की विधि है विकिरण में। विकिरण से कम संवहन में, संवहन से कम चालन में। ये तीनों विधियां हमने पढ़ ली। तो एक ये उदाहरण है जिसमें तीनों ऊष्मा के संचरण विधियों को दर्शाया गया है। तो पानी का एक ये बर्तन है जिसे आग पर रखा गया था पानी को गर्म करने के लिए। अब पानी गर्म हो गया है, व्यक्ति क्या कर रहा है? इस बर्तन को उठा रहा है। यहाँ पर देखिए ये ऊष्मा है, ये मतलब आग है, आग से इसको ऊष्मा मिल रही है, एनर्जी मिल रही है जिससे पानी गर्म होगा। तो पानी जो अंदर गर्म होगा ये कौन सी विधि से गर्म होगा? तो इसी को हम कहेंगे कन्वेक्शन यानी संवहन विधि। और जब ये व्यक्ति पानी गर्म होने पर इसे उठा रहा है तो उठाने पर क्या होगा? इसे गर्मी महसूस होगी ना, बर्तन को जैसे टच करेगा, क्यों उसको गर्मी महसूस होगी? चालन विधि के द्वारा। क्योंकि जो पानी है इसने अपने बर्तन को भी गर्म कर दिया और ये ऊष्मा धीरे धीरे हैंडल तक पहुंच गई, ये इसको गर्मी महसूस होगी। ये क्या है? कंडक्शन, चालन। और जो ये आग जल रही है, आग जलने पर भी आग की भी तो एक ताप होता है। इस व्यक्ति को जब ये बर्तन को उठा रहा है तो आग का ताप भी, आग की ऊष्मा भी तो इसे लग रही है ना, इसी को रेडिएशन कहेंगे। तो इसमें तीनों मेथड दर्शाए गए हैं ऊष्मा के। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तब क्या होता है? कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, कणों की गतिज ऊर्जा घट जाती है, कणों की गतिज ऊर्जा समान रहती है, या केवल स्थितिज ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो जो उसकी गतिज ऊर्जा होती है ना वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो ऊष्मा का मात्रक कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। कैलोरी ये ऊष्मा का मात्रक है, किलो कैलोरी ये भी ऊष्मा का मात्रक है, किलो जूल, जूल हो या किलो जूल हो ऊष्मा का मात्रक है, वाट ये ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ये किसका मात्रक है बताइए? ये शक्ति का मात्रक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, वाट ऊष्मा का मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है
कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है। तो 1 कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होगा? तो 1 कैलोरी ऊष्मा का मान होगा 4.18 या इसको आप लिख सकते हैं 4.2। और उसके बाद 1 किलो कैलोरी है, किलो कितना होगा 10 की पावर 3, तो 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 1 जूल लगभग डैश के बराबर होता है। यहाँ पर कैलोरी दी हुई है, यानी कि 1 जूल कितनी कैलोरी के बराबर होगा? तो 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा के संचरण की किस विधि में जो पदार्थ के अणु होते हैं ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी ही जगह पर रहेंगे, अपनी जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते। ये किस विधि में होता है? ये चालन विधि में होता है। चालन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी जगह पर रहते हैं, गति नहीं करते। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा होता है? तो द्रव और गैस में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ना, ये संवहन विधि के द्वारा होता है। चालन में ठोस होता है, याद रखिएगा। ठोस में पूछा जाए तो चालन होगा, संवहन किसमें? तो द्रव और गैस जो इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ये संवहन विधि के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत केतली में जो पानी गर्म होता है, तो पानी गर्म होने की बात पूछी गई है। अगर केतली गर्म होती तो अलग चीज होती। यहाँ क्या पूछा गया है कि जो विद्युत केतली है इसमें जो पानी गर्म होता है, ये किस विधि के कारण होता है? तो किस विधि के कारण होगा? अब आपके लिए आसान है, संवहन के कारण। अगर केतली पूछी जाती तो चालन के कारण। यहाँ पर पूछा गया पानी किस विधि के कारण गर्म होता है, ये संवहन के कारण गर्म होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? ये अग्निवीर में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सूर्य की ऊष्मा होती है ना, ये पृथ्वी पर किस संचार के माध्यम से आती है? बताइए किस माध्यम से आती है? ये विकिरण यानी रेडिएशन के माध्यम से आती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है, ये किसका उदाहरण है? तो लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी क्यों लगती है? किसका उदाहरण है? मैंने आपको बताया था, यह चालन का उदाहरण है। ठोस की कोई बात हो रही है तो चालन का ही उदाहरण होगा। द्रव या गैस की बात होती तो संवहन का उदाहरण होता। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण चालन प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो चालन की प्रक्रिया के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किसमें होता है? रूम के हीटर में। तो रूम का हीटर क्या करता है? कमरे के टेम्परेचर को गर्म करता है। तो ये मतलब कि गैस की बात हो रही है, कमरे में क्या है? गैस है, वो गर्म हो रही है? नहीं, ये इसका उदाहरण नहीं होगा। क्योंकि जो ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि के द्वारा होता है, वो किसमें होता है? वो ठोस में होता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक जो किरणें आ रही हैं, वो विकिरण का उदाहरण है। गर्म चाय में डुबोने पर चम्मच का एक सिरा दूसरे सिरे तक, हाँ, ये चालन की प्रक्रिया के द्वारा ही होगा कि जब हम गर्म चाय में चम्मच डुबोएंगे ना, तो जो चम्मच है धीरे-धीरे ऊपर तक गर्म हो जाएगा। इसके कारण? चालन की क्रिया के कारण। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे तेज प्रक्रिया है? तो सबसे तेज प्रक्रिया पूछी गई है। तो सबसे तेज प्रक्रिया कौन सी है? विकिरण। विकिरण से नीचे कौन सा आएगा? संवहन। और सबसे स्लो कौन सी है? चालन। तो यहाँ पर कौन सा पूछा गया है? सबसे तेज प्रक्रिया कौन सी है? विकिरण। अगला प्रश्न है कि भट्टी के सामने खड़ा होने वाला व्यक्ति अधिकतर ऊष्मा डैश द्वारा प्राप्त करता है। तो कोई व्यक्ति भट्टी के सामने खड़ा है, तो उसे जो ऊष्मा मिलेगी वो कौन सी विधि के द्वारा मिलेगी? तो विकिरण विधि के द्वारा मिलेगी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो अगर आपको हमारी हिस्ट्री की ई बुक बाय करनी है, मैंने पूरी हिस्ट्री इसमें चार्ट और डायग्राम के माध्यम से, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, वही क्वेश्चन इसमें कराए हैं, पूरा पहले समझाया हुआ है। ये बुक आपको हमारी वेबसाइट www.studyvanceofficial.com से मिल जाएगी। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और अगर आपको हमारी वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी वांस ऑफिशियल। और इस पर 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, उसी को करना, क्योंकि कई फेक भी बने हैं। इस पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।